हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इससे रिलेटेड आज हम क्या करेंगे, टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या करेंगे, टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो जो भारत संविधान की जो दार्शनिक आधार भूमि है वो है प्रस्तावना। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है? तो जो भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य संकल्प था, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है, उस पर यह क्या था, आधारित था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है। जो प्रस्तावना थी वो इसी पर आधारित थी। आज का अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव था जिसे आगे चलकर प्रस्तावना कहा गया था, वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। यह कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 13 दिसंबर 1946। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस संविधान से लिया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान में जो उद्देशिका है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसका विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान है उसमें ऐसा कौन सा भाग है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहलाने वाला भाग है उद्देशिका। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें जो ये एक्स है इसका क्या अर्थ है आपको इस अवतरण में बताना है। तो इसमें जो एक्स का मतलब है वो है 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन भारत का जो संविधान था वो अंगीकृत किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों से रिलेटेड की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है प्रस्तावना में, वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिए गए हमारी प्रस्तावना में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को इनमें से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह
क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान में उद्देशिका में कुछ शब्दों को लिया गया है, तो आपको उसका अनुक्रम बताना है कि वो किस तरह से उसमें दर्शाए गए हैं। तो भारत के संविधान में उद्देशिका जो है उसमें जो शब्दावलियों का अनुक्रम है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यह अनुक्रम एकदम सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को क्या बनने हेतु दृढ़ संकल्पित करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को क्या बनने के हेतु दृढ़ संकल्पित करते हैं। तो भारत के लोगों को वह बनने के लिए दृढ़ संकल्पित करते हैं कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु भारत के लोगों को क्या करते हैं, दृढ़ संकल्पित करते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। यानी जिस समय संविधान बना रहे थे उस समय इनमें से प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था, आपको बताना है। तो भारत के संविधान बनाते समय इनमें से जो समाजवादी शब्द है वो शामिल नहीं किया गया था उस समय। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। तो आपको इनमें बताना है कि जो 26 नवंबर 1950 को भारत के अंगीकृत भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं था वह कौन सा था। तो इनमें से जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं था वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह तीनों के तीनों शब्द जिस समय 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया जा रहा था तो उसमें प्रस्तावना में ये तीनों शब्द शामिल नहीं थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए की समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह तीनों के तीनों प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। आज का अगला प्रश्न, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। लोकतांत्रिक, सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। इन पदों का सही प्रयोग क्रम निम्नलिखित संकेत के आधार पर निर्दिष्ट कीजिए। यानी आपको जो भारत में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो उसके उपरांत जो 5 पद थे वो ये पांचों के पांचों पद थे। तो आपको इन पदों को क्रमानुसार इसमें लगाना है। तो जो सबसे पहला शब्द है वो है सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है गणतंत्र। जो उसके बाद शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। फिर जो उसके बाद शब्द है वो है लोकतांत्रिक और जो सबसे अंतिम में है वो है समाजवादी। तो संशोधन के उपरांत जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो निम्न पद उल्लेख थे वो है इस क्रम में थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के जो संविधान की उद्देशिका है उसका कितनी बार संशोधन किया गया है। तो भारत की जो उद्देशिका है उसका संशोधन सिर्फ एक ही बार किया गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये संशोधन कब किया गया था, ये संशोधन किया गया था 1976 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हमने बात करी थी कि संविधान की जो उद्देशिका थी यानी जो प्रस्तावना था उसका सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। तो वह संशोधन अधिनियम कौन सा था। तो वह संशोधन अधिनियम था 42वां। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष में अधिनियमित किया गया था। यानी किस वर्ष 42वां संशोधन अधिनियमित किया गया था। तो अभी हमने बात करी थी कि जो भारत का संविधान था उसमें पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो वह संशोधन कौन सा था, तो वह था 42वां संशोधन। और यह किस वर्ष किया गया था, यह किया गया था 1976 में। तो 42वां संशोधन 1976 में ही भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन पहली बार किया गया था।
आज का अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत के संविधान में संशोधन किया गया था तो उसकी प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो वह किस संवैधानिक संशोधन में इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया थी जो 42वां संवैधानिक संशोधन था, उसी में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? यानी आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। तो जो शब्द 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था वो शब्द था समानता। इसके अलावा समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष ये 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो जो इसमें नहीं शब्द जोड़ा गया था वो था समानता। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने बात करी थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये दोनों के दोनों जो शब्द थे वो क्या हुए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी एंड डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो ऐसा कौन सा इनमें से शब्द है जो सन 1975 में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में था वो सम्मिलित नहीं था? तो वो था अखंडता, क्योंकि अखंडता को 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? अभी हमने पढ़ा कि जो अखंडता था वो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 42वां संवैधानिक संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि तो जो 42वां संशोधन था 1976 में जो किया गया था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान माना जाता है? अभी हमने पढ़ा जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 उसी को ही संशोधन अधिनियम उसी को ही लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका सही आंसर था वो था आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी आपको इसमें बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की बात की गई है वह आगे किस अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। तो उन जितने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य दिए गए हैं वो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में इनकी व्याख्या की गई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। यानी आपको इसमें बताना है कि जो यह सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत किस से जाना जाता है? तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है क्यों है? क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो आरंभ होती है हम भारत के लोग से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी अगर भारत में राजनीतिक सत्ता आती है तो उसका जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो है जनता। तो जो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, क्योंकि जनता के द्वारा ही सत्ता को चुना जाता है।
आज का अगला प्रश्न, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो लोकतंत्र का जो तात्पर्य है वो है सार्वभौम सत्ता वह होती है हमारी लोगों के हाथों में, यानी जनता के हाथों में। तो जो इसका सही आंसर है वो है जनता। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा इनमें से कौन सा है वह भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है? तो भारत के जो धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है वो है संविधान की प्रस्तावना। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है? अगर राज्यों में कोई भी धर्म ना हो और जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो उस राज्य को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कह सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो उसको हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है, यानी एक पंथ निरपेक्ष राज्य कब कहलाएगा? जब वह धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य तब कहलाएगा जब वह धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। तो आज का अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? यानी ऐसा इनमें से कौन सा संदर्भ है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ हमें बताएगा? तो भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, तो यह जो भाव है वो हमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ बताएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है, आपको बताना है। तो भारत में आस्था और पूजा की स्वतंत्रता है, तो इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, यानी आपको बताना है कि इनमें से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वह किस चीज को अभिव्यक्त करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय में जो भी सम्मिलित जितने भी पक्ष है जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ये भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ये जो तीनों के तीनों न्याय है वो ये जो तीनों के तीनों न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो अभी हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जो है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। तो इनमें से जो आपकी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं न्याय है वो है धार्मिक न्याय। तो जो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। इसके अलावा सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किए गए हैं। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बताना है कि जो भारत के संविधान के उद्देश्य में जो आर्थिक न्याय है उसका उपबंध किसमें किया गया है। तो जो भारत के संविधान के उद्देश्यों के रूप में जो आर्थिक न्याय है वह किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक से रिलेटेड आज की वीडियो के लिए। इसके अलावा जो टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में इसको करेंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इनमें जो आर्थिक स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस। इस टॉपिक से रिलेटेड हम टॉप 40 क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाइए।